नमस्कार टू ऑल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रिएक्टिविटी, इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है डिस्प्लेसेस एन एटम और ग्रुप इन अ कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जिस ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस करता है किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को कंपाउंड में, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। इसको क्लासिफाई किया गया है 2 तरीके से, एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे जैसे बेंजीन, उसके डेरिवेटिव्स या जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स थे, तो दे जनरली गिव एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होती है, सैचुरेटेड कार्बन एटम में। मतलब ऐसा कार्बन एटम जो कि क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो एटम और ग्रुप को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा या रिप्लेस करेगा या उसको रिमूव करेगा या डिस्प्लेस करेगा, किससे, सैचुरेटेड कार्बन एटम से। ठीक हो गया। तो ये जो हो, ये डेफिनेशन किसकी हो गई, एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। अब इनका क्लासिफिकेशन है। तो एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उनको क्लासिफाइड किया है, उनको जो बांटा गया है 2 क्लास में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं SE1 और दूसरे को बोलते हैं SE2। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस में है, ये मॉलिक्यूलरिटी के बेस में है। यानी यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाइमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपने SN1 एंड SN2 पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ भी आपने 2 क्लास थे, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाइमॉलिक्यूलर। तो ऐसे ही यहाँ पे बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलरिटी दे आर क्लासिफाइड एज SE1 एंड SE2। क्लियर हो गया। अब जो SE1 है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि SE1 का मतलब है यूनी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसी क्या हो जाएगा, SE2 क्या हो जाएगी, बाई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब SE1 जो है इसकी क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, तो जो SE1 और यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसकी जो मैकेनिज्म है मैं आपको समझा रहा हूं। तो वो कहता है इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। ठीक है, तो जो SE1 है, ठीक है, ये है इज सिमिलर टू SN1 रिएक्शन, जैसे हमने पढ़ा था SN1 में। ठीक है, तो SN1 भी क्या होती है, 2 स्टेप में होती है। तो SE1 भी क्या होती है, 2 स्टेप्स में होती है। तो जो पहला स्टेप होता है इसमें आप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें जो भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट लिखा है इसको मैंने जनरल, इससे कौन, इसका क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा और इससे कौन जाएगा, लीविंग ग्रुप जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें लीविंग ग्रुप जाएगा, इसमें तो लीविंग ग्रुप इसमें जाता है एज अ पॉजिटिव।
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, जैसे SN1 में आपने पढ़ा था, और वो रेट डिटरमाइनिंग है। उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप होगा, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, और क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। क्या होगा वो इंटरमीडिएट, कार्बेनाइन। तो यहां पे क्या बन जाएगा, R माइनस। क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या होता है, कार्बेनाइन का जनरेशन होता है, किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस करता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करना है इस X को, तो कैसे डिस्प्लेस करेगा, जब यहां से X प्लस जाएगा तभी तो R माइनस आएगा, और उस R माइनस में कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन जो होगा अभी लिखूंगा मैं, तो वो कैसे हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन, कि आपने सबस्ट्रेट लिया और क्या लिया, इलेक्ट्रोफाइल लिया। क्या हो गया कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस लिविंग ग्रुप को बाहर कर दिया, यानी ऐसे, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो ये ओवरऑल रिएक्शन यही है कि सब इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेसेस एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ऐसा जब होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब हुआ कैसे कि यहाँ पे Y प्लस आ गया तो X प्लस चले गया, तो X प्लस यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट बन गया। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म प्रपोज है वो दो मैकेनिज्म, उसके लिए प्रपोज जो दो तरह से ही हो सकता है, SE1 से और SE2 से। अब जो SE1 है वो सिमिलर टू SN1 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप होगा। अब जनरल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो X है ये ऐसा एटम या ग्रुप होगा, ये ऐसा एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इस R से यानी कार्बन से क्या होगी, कम होगी, तभी तो ये ऐसा पॉजिटिव जाएगा। यानी जो बॉन्ड टूटा, मतलब इस अगर हम देखें ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड जो टूटा वो R की तरफ टूटा। तो R माइनस कार्बन आयन का जनरेशन हुआ और लिविंग ग्रुप बाहर चले गया। और जो दूसरा स्टेप है स्टेप 2, उसमें क्या होगा कि जो ये कार्बन आयन है इससे कौन रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल Y प्लस, और क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा और ये बन जाएगा RY प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ओवरऑल रिएक्शन ये है, लेकिन इसके लिए जो SE1 मैकेनिज्म से अगर ये मूव चलेगा तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है SE1 के लिए, वो कहता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपका सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन की 1 पावर के, और आपका सबस्ट्रेट क्या है, RX। तो यानी जब आपने हटा दिया तो कांस्टेंट K आ गया, तो RX की पावर ये। तो चूंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की 1 पावर का है, इसलिए जो रिएक्शन है तो जो रिएक्शन है आपकी, द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसका ऑर्डर फर्स्ट है, एंड यूनिमॉलिक्यूलर, और वो यूनिमॉलिक्यूलर है क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यानी जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ कौन है, सबस्ट्रेट का कितना मॉलिक्यूल है, एक, तो यूनिमॉलिक्यूलरिटी हो गई। और चूंकि जो स्लो स्टेप है इसलिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की क्योंकि 1 पावर के प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई द ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जस्ट लाइक सिमिलर टू SN1 रिएक्शन है, दैट इज SE1 रिएक्शन यानी यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SE1 रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं 1 लाइन में कहूं आपसे, एक लाइन में आपको आंसर दूं, तो इसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट्स आर गेट रेसिमाइज्ड, यानी रेसिमाइजेशन होता है। ठीक है, तो रेसिमाइजेशन कब होता है, जब रिटेंशन भी हो और इन्वर्जन भी हो। तो इसमें वो एक बात बताता है कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री SE1 की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो रेसिमाइज्ड मिलेंगे।
ऐसा ही SN1 में भी होगा। अब पढ़ा था आपने, जब पहले पढ़ा होगा कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें भी क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है जो स्टीरियोकेमिकल आउटकम है SE1 की, वो कह रहा है वो डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, उसका प्रिडिक्शन करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो कार्बन आयन है इस कार्बन आयन के कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो कह रहा है ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन आयंस। अब इसने कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोला मैं बताऊंगा आपको अभी। क्या है, जो स्टीरियोकेमिकल जो आउटपुट है SE1 रिएक्शन की, उसकी जो प्रिडिक्शन है वो कह रहा है डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है एंड द ओवरऑल जो प्रोडक्ट विच वी फॉर्म, वी ऑलवेज गेट अ रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट। हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो वही कहता है कि जो कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन जो है आपका, वन लाइन आंसर मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SE1 रिएक्शन। तो द SE1 रिएक्शन प्रोसीड्स विथ रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या होता है, द रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी SE1 रिएक्शन में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। तो ये तो क्लियर है कि प्रोडक्ट जो होगा वो रेसिमाइज्ड होगा। अब सवाल ये है कि वो जो रेसिमाइजेशन है उसके लिए जो क्या मैकेनिज्म प्रपोज, वो क्यों हुआ, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है। तो वही कहता है कि जो कार्बन आयन है ये, तो कार्बन आयन की जो वो कहता है कि ज्योमेट्री जो है वो दो तरह की ज्योमेट्री कार्बन आयन शो कर सकता है। एक तो ये कि वो पिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले, यही कार्बन sp3 है। आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है तो ज्योमेट्री होती है पिरामिडल। तो कार्बन आयन जो है वो पिरामिडल ज्योमेट्री शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो पिरामिडल ज्योमेट्री के कारण, जैसा आपने पढ़ा था अमोनिया में, कि अमोनिया में क्या होता है, पिरामिडल इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो वैसे ही ये कार्बन आयन क्या शो करेगा, पिरामिडल इन्वर्जन। और जब अगर इन्वर्जन होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे फ्लिप कर जाएगा, फ्लिपिंग हो जाएगी। तो फ्लिपिंग हो जाएगी तो क्या होगा, ऐसे। ये तो ये क्या हुआ, फ्लिपिंग, फ्लिपिंग हो गई, फ्लिप कर गया ऑफ किसका, पिरामिडल। जो पिरामिडल था, क्या था पिरामिडल, कार्बन आयंस था। फ्लिपिंग ऑफ पिरामिडल कार्बन आयंस, जैसे एज सिमिलर टू, जैसे होता है किसमें, पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ एमाइंस। ठीक है, और इस कारण क्या हुआ कि अगर इससे प्रोडक्ट बना और इससे प्रोडक्ट मिला तो आपको क्या मिला, जो प्रोडक्ट मिला वो रेसिमाइज्ड मिला, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हुआ और क्या हुआ साथ में, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हुआ। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बिना वो आपको क्या मिला, रेसिमाइज्ड। तो वो यही बता रहा है आपको, जो रीजन बता रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो रेसिमाइज्ड है। दिस इज बिकॉज द फ्लिपिंग ऑफ पिरामिडल कार्बन आयंस एज सिमिलर टू पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ एमाइंस। ठीक है, तो जो कार्बन आयंस होती है उसमें फ्लिपिंग होती है, उस फ्लिपिंग के कारण क्या होता है, जो आपको मिक्सचर मिलता है वो रेसिमिक्स मिक्सचर मिलता है। ठीक है, इस कारण जो प्रोडक्ट होता है वो रेसिमाइज हो जाता है। तो आपके पास आंसर क्या है, वाई द प्रोडक्ट गेट्स रेसिमाइज, बिकॉज ऑफ द फ्लिपिंग ऑफ पिरामिडल कार्बन आयंस एज सिमिलर टू पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ एमाइन। जैसे एमाइन इन्वर्ट करते हैं उसी तरह से ये कार्बन आयन जो होता है, तो इसी कार्बन आयन की जो ये कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है, इस कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री के कारण ही वो कह रहा है कि उसकी जो प्रोडक्शन है, ये तो क्लियर है कि प्रोडक्ट रेसिमाइज्ड होगा। ठीक है, लेकिन इस ये जो हो रहा है पिरामिडल इन्वर्जन जो हो रहा है, इससे कारण जो प्रोडक्ट है वो रेसिमाइज्ड हो रहा है। और दूसरा कहता है कि यदि, एक केस तो ये था
और यदि वो कहता है कि माना आपका जो कार्बन आयन है वो क्या एक्वायर करता है, माना ये, ठीक है, ये, तो यहां पे हम कह रहे हैं कार्बन आयन है और यदि उसकी ज्योमेट्री, यदि वो एक्वायर करता है प्लेनर ज्योमेट्री, तो प्लेनर ज्योमेट्री यदि वो करता है तो इस केस में भी आप जानते हैं कि बोथ साइड्स ऑफ अटैक पॉसिबल। जो इलेक्ट्रोफाइल है इट कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट एंड इट कैन ऑल्सो अटैक फ्रॉम द बैक। तो इस कारण भी क्या हो सकता है कि रिटेंशन एंड इन्वर्जन। तो कार्बन एंड दोनों ज्योमेट्री में से कोई भी एक्वायर करे, यदि वो पिरामिडल ज्योमेट्री एक्वायर करता है तो भी क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा आपको। यदि वो प्लेनर ज्योमेट्री एक्वायर करता है तो उस केस में भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दो साइड से पॉसिबल है। आइदर इट विल अटैक फ्रॉम द फ्रंट अबव, ऊपर से, आइदर इट विल अटैक फ्रॉम द बिलो साइड। तो दोनों साइड से यदि अटैक होगा तो उस केस में भी या तो रिटेंशन होगा और साथ में क्या होगा, इन्वर्जन भी होगा। तो ओवरऑल जो अगर हम देखें, ओवरऑल जो है तो क्या होता है, ये दोनों जो घटनाएं हैं इन घटनाओं के कारण क्या होता है, दस लीड्स टू रेसिमिक मिक्सचर। इन दोनों से हमको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने लिखा था ड्यू टू द कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन आयंस। तो कार्बन आयन का जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये आइदर इट विल एक्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री और इट विल एक्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। In both cases, the product which we get, it is racemic mixture and the process is known as racemization. अब कौन सी ज्योमेट्री वो प्रिडिक्ट करता है, वो कह रहा है कि ये डिपेंड करता है डिफरेंट केसेस, अलग केस टू केस एंड द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है उसके नेचर पे और जो अलग अलग रिएक्शंस हैं उनके अलग अलग केसेस के अराउंड वो ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करता है, या तो प्लेनर या पिरामिडल। और इस बारे में वो कहता है कि हमारे पास कोई करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, कोई इसके लिए अभी तक आपके पास कोई सेटल्ड मैकेनिज्म नहीं है कि वो उसने पिरामिडल एक्वायर करी है या प्लेनर करी है। लेकिन जो आउटकम है प्रोडक्ट की वो क्या है, रेसिमिक है। प्रोडक्ट आपको रेसिमिक मिलता है। तो कह रहा है कि बहुत, चाहे इससे एडजस्ट करे चाहे इससे एडजस्ट करे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। तो ये एक चीज़ इसमें मैंने आपको बताई। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप देखेंगे, जनरल एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये सब चीज़ आपको पता ही है। ठीक है, ये कोई बेस है तो क्या होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये बेस किसको ले जाएगा, इस एक्स को। तो क्या चले जाएगा, बी एक्स प्लस बाहर हो जाएगा और साथ में ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, तो यही आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, क्या है ये इंटरमीडिएट, कार्बन आयन है। ठीक है, क्या ज्योमेट्री हो सकती है, या तो प्लेनर होगी, मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, या पिरामिडल ज्योमेट्री। चाहे दोनों में से कोई भी हो, चाहे प्लेनर ज्योमेट्री हो चाहे पिरामिडल ज्योमेट्री हो, दोनों ही केसेस में हम कहते हैं कि जब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो उस दो पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि यदि इससे होगा तो रिटेंशन, इससे होगा तो इन्वर्जन। ऐसी अबव द प्लेन, प्लेनर्स में होगा तो रिटेंशन, बिलो द प्लेन होगा तो इन्वर्जन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया।
तो अब इसमें देखें, जो लीविंग ग्रुप है उसी के साइट में इलेक्ट्रोफाइल आया है, तो ये क्या है, रिटेंशन है। और यहाँ पे उसके अपोजिट साइड आया, तो ये इन्वर्जन है। तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूगरेशन। और इसीलिए जो ओवरऑल हमने बोला वो क्या बोला, रेसिमाइजेशन। क्लियर हो गया। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री थी किसकी, SE1 रिएक्शन की। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है रिएक्टिविटी। नेक्स्ट चीज है दैट इज क्या है, रिएक्टिविटी किसकी, ऑफ SE1। मैं SE1 पढ़ रहा हूं, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें वो SE2 डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने SE1 का केस पढ़ा, व्हाट इज SE1, इट्स मैकेनिज्म, इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड इट्स रिएक्टिविटी। तो इसको जो डिवाइड किया है रिएक्टिविटी को, वो पहला डिवाइड किया है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट पे। ठीक है। तो वो कहता है कि ऐसे सबस्ट्रेट, ठीक है ना, जिसमें हैविंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, तो आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का बस या तो -m इफेक्ट शो करेंगे या -I। तो ऐसे सबस्ट्रेट जिनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, तो कह रहा है दे अंडरगो रेडिली विथ SE1 मैकेनिज्म। क्लियर हो गया कि ऐसे सबस्ट्रेट, क्लियर हो गया, ऐसे सबस्ट्रेट जिनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो वो कौन सी मैकेनिज्म को फेवर करेंगे, SE1 मैकेनिज्म को। यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो मैकेनिज्म होगी वो कौन सी मैकेनिज्म होगी, SE1 होगी। अब इसका जो रीजन है आपको पता है, रीजन सिंपल है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो वो क्या करेंगे, उनके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे कार्बोनाइंस। तो कार्बोनाइंस को क्या होगा, स्टेबलाइजेशन मिलेगा। ठीक है। और यदि कार्बोनाइंस स्टेबलाइज होगा तो इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होगा, और अगर इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होगा तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर जो होगा वो घटेगा, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन, हमने क्या बताया कि सबस्ट्रेट हैविंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अंडरगो रेडिली, तेजी से, विथ SE1 मैकेनिज्म बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोनाइंस। तो वो क्या करते हैं, कार्बोनाइंस को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। और हमें पता है कि SE1 में क्या होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें क्या बनता है, सबसे पहले कार्बोनाइन बनता है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है ना। और यदि एल्काइल ग्रुप के लिए लिखें, फॉर सिंपल एल्काइल ग्रुप्स के लिए अगर हम देखें, द एक्सपेक्टेड रिएक्टिविटी ऑर्डर इच, ये तो कहता है उसके लिए भाई ये ऑर्डर है।
ठीक है, इसको जनरली आप जानती हैं, इसको मिथाइल ऐसे लिखा रहा है एमी। ये क्या है? इथाइल ग्रुप है। ये क्या है? प्रोपाइल ग्रुप है। ये क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और ये क्या है? नियोपेंटाइल ग्रुप है। तो अगर सिंपल एल्काइल ग्रुप्स हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो उस केस में क्या है कि जो R है, ठीक है, तो वो क्या होगा उसके लिए? एल्काइल जो R X में R है, उसके लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा किसके लिए है? मिथाइल के लिए। उससे कम इथाइल के लिए, उससे कम प्रोपाइल के लिए, उससे कम आइसोप्रोपाइल के लिए। द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द एल्काइल ग्रुप्स इज H. So here you can see the methyl group has the most reactivity for SE1. तो हम जानते हैं कि जो SE1 रिएक्शंस हैं उनमें कार्बन आयंस का जनरेशन होता है, और जो कार्बन आयंस की जनरेशन के आपको जानते हैं कि जो मिथाइल कार्बन आयन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू इथाइल कार्बन आयन, और वो उससे कम प्रोपाइल, उससे कम आइसोप्रोपाइल और उससे कम नियोपेंटाइल। तो क्योंकि कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे डिक्रीज होता है, तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन आयन स्टेबल है वो मिथाइल कार्बन आयन है, इसीलिए उसका जो करस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप्स है, ठीक है, वो क्या करेगा? SE1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी क्या करेगा? हाईएस्ट रिएक्टिविटी शो करेगा। तो एक पॉइंट ये था। तीसरा ये था कि जो SE1 रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये पॉसिबल्स हैं, आर पॉसिबल एट स्ट्रेन्ड ब्रिज हेड कार्बन्स। तो जो ऐसे ब्रिज हेड कार्बन्स हैं जो स्ट्रेन्ड है, हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं, वहां पर भी SE1 रिएक्शंस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये SN1 के अपोजिट है। SN1 रिएक्शन जो थी वो ब्रिज हेड कार्बन में पॉसिबल नहीं थी, लेकिन जो SE1 रिएक्शंस हैं दे आर पॉसिबल एंड स्ट्रेन्ड ब्रिज हेड कार्बन्स। तो दीज 3 points शो द रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट टूवर्ड्स SE1 रिएक्शन। तो एक पॉइंट तो आपका ये था। दूसरा, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये आप जानते ही हैं, अगर गुड लिविंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा? एनहांस, बढ़ाएगा द रेट फॉर बोथ, दोनों के लिए भाई, चाहे SE1 हो चाहे SE2 हो। तो यहां पे मैंने, क्योंकि हम ये है फॉर बोथ, तो फॉर SE1 रिएक्शंस आपको ये लिखना है, बोथ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम तो यहाँ पे SE1 की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली ये बता रहा है कि अगर गुड लिविंग ग्रुप होंगे तो उनसे जो रिएक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी, SE1 के केस में भी और SE2 के केस में भी। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये था। ठीक है, तो इसके बाद हालांकि वो ये कहता है कि आप जैसे आप इसमें देख रहे होंगे जो लिविंग ग्रुप है, तो वो कह रहा है कि जो जनरली अगर हम देखें, ये एक पॉइंट है आपको याद रखना है कि जनरली अगर हम देखें कि तो एलिफैटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें क्या है, जो मोस्ट फंक्शनल ग्रुप्स है जो लिविंग ग्रुप की तरह काम करते हैं आर निगेटिव। आपको समझ में आ रहा होगा कि जनरली क्या होता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है, यानी जो लिविंग ग्रुप है, वो जनरली क्या होता है, जनरली सब क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए जब भी जो बॉन्ड फिशन होता है, जनरली RX बॉन्ड, ये तो जनरली क्या होता है, इसमें X क्या होता है, जनरली मैक्सिमम केसेस में वो कहता है इसका ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर होता है, इसलिए जो कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए जो कॉमन इस केस में कौन सी रिएक्शन मिलती है आपको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मिलती है। तो ये कह रहा है कि जो जनरली एलिफैटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें जो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो निगेटिव्स हैं,
ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव से मतलब ये है कि लिविंग ग्रुप के लिए, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एज लिविंग ग्रुप, मतलब ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप तो हैं लेकिन वो एज जो लिविंग ग्रुप की तरह है, वो क्या है, निगेटिव है। अब जैसे आप आर एक्स पढ़ते हैं तो एक्स का अगर हम हेलोजन कहेंगे तो सारे हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यदि ऑक्सीजन का कोई आइटम, ऑक्सीजन का कोई ग्रुप लगाते हैं OH तो वो भी निगेटिव, नाइट्रोजन का लगाते हैं तो वो निगेटिव, ठीक है, हेलोजन लगाते हैं तो वो निगेटिव, ठीक है। तो जनरली कार्बन से सब ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस कारण क्या होगा कि वो कहता है इस कारण से क्या होता है, therefore ड्यू टू लैक ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट है ही नहीं आपके पास ऐसे, ठीक है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इज लेसर, कम है पढ़ने में, देन SN1। समझ में आ गया कि जनरली जो मैक्सिमम जो लिविंग ग्रुप्स हैं या जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इस कारण क्या है कि सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है आपके पास। अगर आपके पास सबस्ट्रेट, ऐसा सबस्ट्रेट है ही नहीं, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो उस केस में क्या होगा कि जो SE1 रिएक्शंस होंगी वो बहुत कम होगी अगर हम कंपेयर करें किससे, SN से, ठीक है। हालांकि वो कहता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो प्रोसीड करती है जिसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ता है किससे, मेटल से। तो कि मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जहाँ भी मेटल के साथ अटैचमेंट होगा कार्बन का तो वहाँ पे मेटल पॉजिटिव होगी और कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ऐसे केस में वो कह रहा है कि क्या होगा, वो रिएक्शन वो किससे जा सकती है, SE1 से। लेकिन कहता है इसके बारे में ज़्यादा आपके पास, ठीक है, ज़्यादा आपके पास कोई स्पेसिफिक आपके पास प्रूफ नहीं है कि जहाँ पे हम ये कहें कि जो कार्बन एल्काइल ग्रुप्स विथ मेटेलिक लिविंग ग्रुप, जहाँ पे कार्बन के साथ मेटेलिक लिविंग ग्रुप्स हों, ठीक है, तो उससे रिलेटेड वो कह रहा है अगर आपके पास जहाँ पे अब नेचुरल इसका आधार ये है कि जैसे माना कार्बन है, माना ये कोई एल्काइल ग्रुप है और इससे यदि कोई मेटल जुड़ी है, माना जैसे गिगनार्ड में जानते हैं, तो आप जानते हैं मेटल तो पॉजिटिव होती है और कार्बन इसलिए क्या होगा, निगेटिव। तो इस केस में क्या होगा, अगर MgBr एक लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे कार्बन आयन का जनरेशन होगा, और यदि कार्बन आयन का जनरेशन होगा तो वो कौन सा रूट का फॉलो करेगी, SE1 से। लेकिन कह रहा है ऐसे केसेस जो हैं ये ऐसे पाए तो जाते हैं केस, लेकिन इनका कोई प्रूफ नहीं है, इनको प्रूफ नहीं मिल पाया, हैज नॉट बीन प्रूव्ड, ठीक है। तो कह रहा है जनरल वे में अगर हम देखें कि जहां पे भी कार्बन लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो लिविंग ग्रुप फेवर्स SE1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो कार्बन को छोड़ के जाने वाले ग्रुप्स हैं, यानी कार्बन को जब छोड़ रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, वो बॉन्ड पेयर को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए बोला है जो कार्बन लिविंग ग्रुप्स हैं तो वो क्या फेवर करेंगे हमेशा, SE1 मैकेनिज्म में, क्योंकि तभी ऐसा होगा कि अगर ये X जा रहा है कैसे, बॉन्ड पेयर छोड़ के, तो प्लस की तरह जा रहा है, तो उस केस में क्या बनेगा, कार्बन आयन। तो उसने जनरली वर्ड ये यूज कर लिया कि जनरली कार्बन लिविंग ग्रुप, कार्बन को छोड़ के जाने वाले अब जाएंगे कैसे, पॉजिटिव की तरह, वो फेवर्स करेंगे SE1 मैकेनिज्म को। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें वो कहता है कि जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, विच इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी किसकी, ऑफ आयनाइजिंग मैकेनिज्म। क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट है उनके कारण क्या होगा, पॉसिबिलिटी बढ़ेगी आयनाइजेशन मैकेनिज्म की, और जो आयनाइजेशन मैकेनिज्म है वो कौन सी है, SE1। तो इसलिए पोलर सॉल्वेंट जो हैं वो फेवर्स करते हैं SE1 मैकेनिज्म को। तो ये जो 3 पॉइंट है, यानी पोलर सॉल्वेंट्स फेवर्स SE1 मैकेनिज्म,
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि अगर पोलर सॉल्वेंट्स होंगे तो वो आयनाइजेशन मैकेनिज्म को, जो आयनाइजिंग मैकेनिज्म को फेवर करेंगे, और जो आयनाइजेशन है वो Sc1 में होता है, Sc2 में नहीं होता, क्योंकि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन Sc1 में होता है। तो इस कारण वो फेवर्स करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, जो भी कार्बन आयन बनेगा, जो भी इंटरमीडिएट बनेगा, उसको स्टेबलाइज करते हैं। कौन? पोलर सॉल्वेंट्स। और जहाँ भी स्टेबलाइजेशन होगा इंटरमीडिएट का, तो वो क्या करेगा, उस रेट को क्या करेगा, एनहांस करेगा, उसके इंक्रीज करेगा। इसलिए पोलर सॉल्वेंट्स फेवर्स Sc1 मैकेनिज्म। तो ये 3 पॉइंट है जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ फास्टली, कि जो रिएक्टिविटी है ऑफ Sc1 रिएक्शन। तो पहला तो है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट का क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे सबस्ट्रेट जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो वो किस मैकेनिज्म को फेवर करेंगे, Sc1 मैकेनिज्म को फेवर करेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि उनके कारण क्या होगा, जो कार्बन आयन जनरेट होगा वो स्टेबलाइज होगा, तो इंटरमीडिएट को स्टेबलाइजेशन मिलेगा, तो इसलिए वो Sc1 मैकेनिज्म को फेवर करेंगे। अगर प्योरली एल्काइल ग्रुप्स की बात करें तो अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी एल्काइल ग्रुप्स में तो क्या होगा, रेट डिक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। जनरली जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो होगा क्या, जो कार्बन आयन बन रहा है उसका वो अनस्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज नहीं होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, घटने के बजाय बढ़ेगा। तो क्या होगा कि जो कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी घटेगी। अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घटेगी तो क्या होगा, इंटरमीडिएट जो होगा वो अनस्टेबल होगा। अगर इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट घट जाएगा। तो इसलिए वो कहता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीजेस द रेट ऑफ Sc1 रिएक्शन। तो अब यहाँ पे एक है, यहाँ 2 कार्बन चेन आ गई, यहाँ 2 आ गए, यहाँ 3, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए क्या है, रिएक्टिविटी घट रही है Sc1 के लिए। ठीक है, तो दूसरी बात ये थी। तीसरा पॉइंट ये था कि Sc1 रिएक्शन जो थी वो ब्रिज हेड कार्बन्स में भी पॉसिबल है, लेकिन जैसे अनलाइक SN1 में ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन Sc1 में ऐसा पॉसिबल है। सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। तो इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप तो सिंपल है, जहां भी अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, क्योंकि Sc1 में फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप जाएगा, Sc2 में हो सकता है दूसरे में जा रहा हो, या जैसा भी हो, लीविंग ग्रुप तो दोनों में ही है। तो लीविंग ग्रुप जहां अच्छा होगा तो वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, चाहे वो Sc1 हो चाहे वो Sc2 हो। अब सवाल क्या था कि जनरली जो सारे लिविंग ग्रुप हम जनरली देखते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो उनके अगर नेगेटिव होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम जो सबस्ट्रेट हैं उनमें जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो वहाँ पे कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है, यानी वो SN रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो वो कहता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एलिफैटिक, वो बहुत कम है, लेसर है इन कंपैरिजन टू SN। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बता दिया कि जो मोस्ट फंक्शनल ग्रुप्स है जो लिविंग ग्रुप की तरह हैं, की तरह काम करते हैं, वो नेगेटिव है, तो वहाँ कभी भी कार्बन आयन का जनरेशन नहीं होगा, वहाँ तो कार्बोकैटायन होगा, वो SN से जाएंगे, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कम है। पहली बात। वो कह रहा है कुछ Sc1 जो रिएक्शंस थी वो रिपोर्ट में पाई गई कि जिनमें कार्बन मेटेलिक लिविंग ग्रुप था, मतलब जो एल्काइल ग्रुप था वो अटैच था मेटेलिक लिविंग ग्रुप से, लेकिन कह रहा है ये ऐसे केसेस तो थे, मिले हमको, लेकिन उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, सिद्ध नहीं हो सके। ठीक है, तो जनरल उसने एक कॉमन वर्ड लाइन दे दी कि जो ऐसे जो कार्बन लिविंग ग्रुप्स हैं, जो भी कार्बन को छोड़ के जाते हैं, तो कार्बन को छोड़ के जा रहे हैं, तो जनरली दे फेवर्स Sc1 मैकेनिज्म। ठीक है, छोड़ के जाने से मतलब यह है कि वो बॉन्ड पेयर छोड़ के जा रहे हैं, मतलब तभी तो कार्य इसमें नेगेटिव आएगा, यानी वो दे मूव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और लास्ट पॉइंट था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट से सिंपल पॉइंट था कि अगर पोलर सॉल्वेंट्स होंगे तो दे फेवर था Sc1 मैकेनिज्म। बट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे किसको, इंटरमीडिएट को, तो चूंकि वो आयनाइजिंग मैकेनिज्म को फेवर करते हैं, तो आयनाइजिंग मैकेनिज्म किसमें, Sc1 में, तो इसलिए पोलर सॉल्वेंट्स फेवर्स Sc1 मैकेनिज्म। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, थैंक यू।